जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका प्रभाकर सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने देखा, हमारी क्लासेस चल रही थी। कौन सी? उत्तराखंड की विंसर की हम क्लासेस कर रहे थे। और पहला लेक्चर हमारा हो गया था और आज ये सेकंड क्लास है हमारी। ठीक है, दूसरा लेक्चर है। और हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर गतिमान है। और जापान को हमने पीछे छोड़ा और जर्मनी को हम बड़े स्तर पर चुनौती दे रहे हैं। और बहुत जल्द हम जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी वैश्विक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। इस गति में, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न योजनाएं भारत सरकार की रही, जिन्होंने भारत को चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम योगदान दिया है। इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, देखिए योजनाएं जब बनती है ना तो तत्काल उसके प्रभाव नहीं दिखते हैं, उसके परिणाम लंबे समय के बाद हमको दिखाई देते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये जब माननीय अटल जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उनका एक विजन था और एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है और ये भारत के 4 बड़े सिटीज को ये आपस में कनेक्ट करता है। ये है आपका दिल्ली, ठीक है, ये है मुंबई, और ये है आपका चेन्नई, और ये कोलकाता, इसको कनेक्ट करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये। और यदि आप देखेंगे मैप को क्लैरिटी अगर आपको होगी तो दिल्ली जो है उत्तर भारत में स्थित है, मुंबई जो है आपका इधर वेस्ट साइड में आ जाएगा, चेन्नई साउथ में आ जाएगा और कोलकाता आपका ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल में आएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज इसको कहते हैं। एक सड़क परियोजना थी ये। क्या थी दोस्तों? सड़क परियोजना। सड़क परियोजना, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो सड़क परियोजना से, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों और हमारी एक दूसरी बड़ी योजना थी, पीएम गति शक्ति योजना। कौन सी? पीएम गति शक्ति योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लॉजिस्टिक को आसान बना, लॉजिस्टिक दक्षता जो है भारत की, जो लॉजिस्टिक दक्षता है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इनहेंस करना, उसको और बेहतर बनाना, और जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी आसान हो सके, कनेक्टिविटी आसान हो सके। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसका पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम देखेंगे हमारी एक और परियोजना थी, महत्वपूर्ण परियोजना थी दोस्तों। वो कौन सी है? हमारी सागरमाला परियोजना। कौन सी है? सागरमाला परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना, बंदरगाहों का विकास, ठीक है। तो सागरमाला परियोजना नाम से क्लियर है, सागरमाला, सागरों की चारों तरफ जो हमारे बंदरगाह हैं, जो हमारे पोर्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट करना, ताकि लॉजिस्टिक सपोर्ट को और हम बेहतर कर सकें, विश्व के साथ और बेहतर कनेक्टिविटी हो सके, आयात निर्यात को बढ़ावा मिल सके। जो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग समुद्री पोर्ट्स जो हैं, बंदरगाह हैं, उनका दबाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज को लेकर के इसका फोकस्ड है। और सागरमाला परियोजना इस चीज को लेकर के काम कर रही है। इन सारी बड़ी योजनाओं, हालांकि बहुत योजनाएं हैं, ठीक है ना, देखने आएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे इतनी सारी योजनाएं, लेकिन ये कुछ मेजर योजनाएं हैं जिनका बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर आर्थिक रूप से जिन्होंने जीडीपी में चेंज लाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और आगे भी ये बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बड़ी योजनाएं थी, हमने देखा, समझा, और अभी हम और देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के समसामयिक मुद्दे थे। अभी मैं विंटर के जो प्रथम पार्ट जो होता है समसामयिक मुद्दों का, उसको कवर कर रहा हूं, और उसके बाद फिर हम उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे उनको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों रक्षा क्षेत्र में भारत ने मेक इन इंडिया पहल जो है भारत की, कौन सी पहल? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इस पहल ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया और रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर की यदि हम बात करें तो भारत को आयात से निर्यातक की ओर ले जाकर के खड़ा कर दिया। एक आयातक से निर्यातक की ओर
निर्यातक की ओर ले जा करके भारत को खड़ा किया। और हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस, ये किस किस देशों के कोलैबोरेशन के साथ इसका निर्माण हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है दोस्तों भारत और रूस। भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है और उसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाता है और इसका निर्माण भारत में होने लगा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से भारत में इसका निर्माण होने लगा है और भारत अब ब्रह्मोस को निर्यात कर रहा है। किसको निर्यात कर रहा है? हाल ही में भारत ने निर्यात किया है फिलीपींस को। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस को किस देश को निर्यात किया? फिलीपींस को। तो रक्षा क्षेत्र में ये हमारी दक्षता को दिखाता है, रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती विश्वसनीयता को दिखाता है। हाल ही में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर। उस ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग आपने देखा, जो हमारे ड्रोन्स और रडार्स जिन्होंने एकदम स्पेसिफिक होकर के जहां निशाना साधा गया वहीं पर वार किया, तो उसने भारत की विश्वसनीयता को विश्व पटल पर उजागर किया कि रक्षा क्षेत्र में जो भारत की तकनीक है वो किसी अन्य देशों, अन्य विकसित देशों की तुलना में कहीं से कहीं तक कोई कम नहीं है। बहुत प्रिसाइज अप्रोच के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ भारत ने वार किया और चीजों को अंजाम तक पहुंचाया। आम जनमानस की कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली। केवल जो टारगेटेड एरियाज थे, जिनको डिस्ट्रॉय करना का एक टारगेट बनाया गया था, जो लक्षित क्षेत्र थे, उन्हीं को टारगेट बना करके, और हमारे वेपन्स इतने सटीक तरीके से गए कि जहां पे लक्ष्य सेट किए गए थे वहीं पर उन्होंने वार किया। अन्य कहीं भी जो रिहायशी इलाके थे उन पर किसी प्रकार की कोई जनहानि की चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई इस प्रकार की खबरें बाहर आई। ठीक है, तो भारत की उन्नत तकनीकी को भी इसने विश्व पटल पर उजागर किया। इसके कारण और डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने अपने आप को विश्व स्तर पर स्थापित किया और भारत की बढ़ती विश्वसनीयता के कारण रक्षा क्षेत्र में भारत को आयातक से निर्यातक की दीर्घा में ले जाकर के स्थापित कर दिया। और इसी कारण भारत को आज विभिन्न देशों से रक्षा क्षेत्र के विभिन्न सौदे हो रहे हैं, जिसमें भारत उनको विभिन्न रूप में अलग अलग चीजों का निर्यात करने के लिए कार्य प्रणाली को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा, ये हमारा एक क्षेत्र रहा। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र हमारा, ठीक है ना। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो सौर ऊर्जा को लेकर के, सौर ऊर्जा को कैसे हार्नेस करना है उसको लेकर के बड़ी मात्रा में एक अभियान चला। और हाल में आप देख रहे होंगे जितने भी सरकारी संस्थान है लगभग सबके लिए मैंडेटरी हो गया है कि आप लोग जो है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्राइवेट संस्थान, कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाल में आपने देखा कि लोगों ने घरों में बड़ी मात्रा में सोलर प्लांट लगाए हैं। ठीक है ना, रूफटॉप सौर ऊर्जा जो चली है, रूफटॉप सौर ऊर्जा, रूफटॉप सौर ऊर्जा जो चली है उसको लेकर के बड़ी मात्रा में लोगों ने अपने घर की छतों पर सोलर पैनल स्टैब्लिश करके बड़ी संख्या में बिजली का उत्पादन किया, सोलर एनर्जी को हार्नेस किया और देश की खपत में सोलर एनर्जी ने अपना बड़ा योगदान दिया है। जिस प्रकार से एनर्जी सिक्योरिटी की ओर भारत जो है आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। हाइड्रोजन मिशन हमारा गतिमान है और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम लोग यूज करने की दिशा में आगे चल रहे हैं। हाल में आपने देखा नितिन गडकरी साहब ने एक ट्रक का उद्घाटन भी किया था जो हाइड्रोजन चलित था। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे बड़ी मात्रा में सीएनजी की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। सीएनजी की तरफ हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं। ईवी बड़ी मात्रा में आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जितनी भी ब्रांड्स हैं, सब ईवी व्हीकल्स अपने निकाले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बड़ी बड़े शहरों में, मेट्रोपोलिस शहरों में आप देख रहे होंगे बसेस, दिल्ली में लगभग बहुत सारी बसेस ईवी हो गई हैं। स्विच दिल्ली एक लोगो दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है, स्विच दिल्ली का मतलब कि कन्वेंशनल सोर्सेज से अब हम जो हमारे नए उस पर हम जा रहे हैं और मोस्टली हम लोग अब किस पे जा रहे हैं, ईवी की तरफ। सरकार इसको बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट कर रही है। तो इन सारी योजनाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन इसने बहुत बड़े स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। जैम की जो ट्रिनिटी थी दोस्तों, ये ट्रिनिटी आप जानते होंगे, जनधन, आधार और मोबाइल। जैम जिसको हम बोलते हैं जैम, जैम जनधन, आधार, मोबाइल। जनधन खाता, आधार और मोबाइल,
मोबाइल और आधार और ये खाते जब आपस में कनेक्ट हुए तो आपने देखा कि कैसे फंड ट्रांसफर कितना इजी हो गया और मिनट ट्रांसफर सब कुछ होता है, मतलब एट इंस्टेंट सारी चीजें हो रही हैं, बीच में कोई भी चीजें फंस नहीं रही हैं। डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में सरकार की जो भी योजनाएं है उसका लाभ डायरेक्ट लाभार्थी को पहुंच रहा है। बीच के जो भी मध्यस्थ हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया गया है। हालांकि इसमें कई प्रकार की खामियां आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं कि हम देखते हैं कि फर्जी आधार कार्ड और फर्जी ये वो ऐसी चीजें, तो वो सब एक लूप होल्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो उस पर भी सरकार निगरानी रखती है और कोशिश कर रही है कि बड़ी मात्रा में जो भी हमारा जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इसको खत्म कैसे किया जाए, ठीक है ना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, गुड गवर्नेंस का एक मॉडल के रूप में इसको स्थापित करने के लिए जैम ने एक बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाई है इसने। बड़े स्तर पर हर घर में बैंक खाते खुले हैं, हर घर को बैंक तक की एक जो पहुंच है वो सुनिश्चित हुई है, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। एक समावेशी विकास का जो हमारा मॉडल है, सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, ठीक है ना, जिसमें हर वर्ग को, अमीर गरीब छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान सबको शामिल करने का प्रयास जो है भारत सरकार का है। और हम देख रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के साथ हर वर्ग जाति के लोगों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन सब ने एक बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं, ठीक है। और जिसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है आज देश की चौथी, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्थापित हुआ है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में जर्मनी को हम डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं। और बहुत जल्द खबर आएगी कि भारत जो है विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने स्वयं को स्थापित कर दिया है। दोस्तों, एक देश एक कर व्यवस्था एक बड़ा टॉपिक, चर्चित टॉपिक है। एक देश एक कर, ठीक है ना। इसके तहत जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपने देखा होगा, इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था इसको? 1 जुलाई 2017 से। एक क्रांतिकारी कदम था दोस्तों। हालांकि शुरुआत में कुछ चुनौतियां रही, इसको समझने में, इसको इंप्लीमेंट करने में बड़ी समस्याएं आई। लोगों ने बहुत समस्याओं से परिचित हुए और फिर उसका समाधान निकाला गया, ठीक है ना। जो व्यापारी वर्ग था वो बेचारा भला उलझन में रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को उसको सॉर्ट आउट किया गया, जो शॉर्टकमिंग थी उनको रिजोल्व किया गया और जीएसटी अब जो है बहुत बढ़िया स्तर पे काम कर रहा है। और हाल में आपने देखा जीएसटी 2.0 का जिक्र माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। जीएसटी 2.0 2025 में इसको इंप्लीमेंट किया गया और इसमें जो भी इस जीएसटी में जो कमियां थी उसको रिफॉर्म किया गया, उसका सुधार किया गया। हम देखेंगे क्या उसकी मेजर कमियां थी और क्या सुधार उसमें किए गए, ठीक है दोस्तों। तो टैक्स दरों में कुछ बदलाव किए गए। इनिशियल जो हमारी जीएसटी थी इसमें 4 स्लैब थे, ठीक है ना। और ये जो वर्तमान जो हमारा जीएसटी 2.0 है इसमें 2 स्लैब कर दिए गए हैं, ठीक है ना। 5% और 18%। इसमें 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 30%। इस तरीके के हमारे स्लैब थे, उसको समाप्त किया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे कि जो जीएसटी जो कमेटी होती है, जीएसटी काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होती है दोस्तों। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हेड होती है इसकी। और सभी राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं, राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर्स, वो सब इसके जो है सदस्य होते हैं इस कमेटी के। कौन सी कमेटी? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद जिसको हम बोलते हैं, उसके सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जीएसटी को लेकर के हम आगे बढ़े, ठीक है। ये हमारे कुछ मेजर चेंजेस थे। अब आगे की कक्षाओं में हम डिस्कस करेंगे मौसम को लेकर के कुछ पूर्वानुमान और मौसम भविष्य के लिए मौसम की चेतावनी को लेकर के कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जलवायु परिवर्तन और ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगली कक्षा में और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। पढ़ते रहिए, होली का त्योहार है, मैं समझता हूँ ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये जो पढ़ाई का जो क्रम है रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। डिसिप्लिन, फोकस और एग्जीक्यूशन, ये हमारे 3 मंत्र होने चाहिए। डिसिप्लिन, फोकस एंड एग्जीक्यूशन, ये जो डीएफई का हमारा मंत्र है ये हमको करना ही करना है। जैसे जो डिसिप्लिन है ये हमको सीखना है किससे? लायन से, कितना डिसिप्लिन रहता है। फोकस जो हमको सीखना है ईगल से, गिद्ध से।
कि वो अपने शिकार के प्रति कितना फोकस्ड रहता है, और जब इतनी ऊंचाई पर उड़ता है और जब नीचे आता है तो अपने शिकार को पकड़ कर ही ऊपर लेकर के वापस जाता है। और एग्जीक्यूशन जो है ये हम फॉक्स से सीख सकते हैं, लोमड़ी किस प्रकार से चीजों को एग्जीक्यूट करती है। तो ये जानवर भी हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से कंटिन्यूटी इज द की आपको समझना है। त्योहार है, सबका सम्मान है, वो जरूरी भी है, साल में एक बार आता है, बड़े उत्साह के साथ हमको त्योहार में पार्टिसिपेट भी करना है, क्योंकि यदि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इन त्योहारों का रंग भी हमारे जीवन से उतर जाता है। तो बड़ी संख्या में हमें इसमें पार्टिसिपेट भी करना है, अपने बुजुर्गों के साथ इसको मनाना भी है। उनकी अच्छाइयों को तभी हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। उनके उनके साथ हमको समय भी देना है, अपने आने वाली जनरेशन को क्या हम अच्छी शिक्षाएं दे पाएंगे इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।